आज मानिए बहन जी इस देश की सबसे बड़ी लीडर है, तो बहन जी क्या सड़क पे निकल के घूमेंगे? किसी विदेशी टूरिस्ट प्लेस पे देखा है? कभी किसी होटल में जाते हुए देखा है? कहीं ऐसी जगह बहन जी को देखा है कि जो आप कह सके कि बहन जी तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हैं? अगर आदमी अपने घर में बैठा है तो किस लिए बैठता है? वो इसलिए बैठता है कि उसको कुछ समय मिले, कुछ सोचे, कुछ समझे। उन्होंने, अब बहन जी कोई घर चला तो नहीं रही हैं, वो देश चला रही हैं, तो उनके पास एक आदमी मिलने के लिए नहीं है, उनके पास लोगों की लाइन लगी है कि भाई बहन जी से मुलाकात हो जाए। उनके पास देश की जिम्मेदारी है। और कैसी जिम्मेदारी है? उनको इस देश के मनी, मीडिया, माफिया, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, सबसे मुकाबला करना है अकेले। कि जब फार्म बिल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी और जब किसान उस फार्म बिल के विरोध में थे, तो सबसे पहले जो है उस फार्म बिल के विरोध में जो किसानों का समर्थन किसने किया? बहन जी ने किया जी। अगर आप देखना चाहते हैं कि देश मजबूत हो, समाज मजबूत हो, इस देश में सुख शांति हो, आर्थिक समृद्धि हो, तो आपको बहुजन समाज पार्टी के अलावा ये मौका कहीं और आपको नहीं मिलेगा। अगर बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस देश का चुनाव लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को हम क्या कर सकते हैं? सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। जो मुस्लिम समाज के अंदर जो गतिविधि देख रहा हूँ जी, वो मुझे इस बात का संकेत दे रही है कि अब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो सत्ता से बाहर जाएगी। क्योंकि बहन जी इस देश में करोड़ों लोगों की क्या है ना आवाज़ है जी। और बहन जी के इशारे पे, बहन जी के आह्वान पे, अगर बहन जी ने केरला में कह दिया कि आपको इस साथ इनके साथ जाना है, इनको वोट देना है, तो आप देखिए वो भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन बहन जी की बात जैसे ये बात जाती है वो अपने वोट का बहन जी की जैसे कहती हैं वैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बहन जी कोई रीजनल लीडर नहीं है, नेशनल लीडर है। और वो ऐसी नेशनल लीडर नहीं है कि एक एरिया में है दूसरे नहीं। वो किसी भी प्रदेश में, इवन अंडमान निकोबार में भी बहुजन समाज पार्टी के 10,000 वोट आते हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ होती तो बहन कुमारी मायावती जी को लीडर मानती। अगर वो इंडिया गठबंधन का लीडर बहन कुमारी मायावती जी को मानती तो मैं 100% कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार न आई होती। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज अगर कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी मायावती जी को राष्ट्रीय स्तर पर लीडर मान ले तो बीजेपी की जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के पक्ष में कितने भी पैसे लगाए जाएं, कितना भी मीडिया प्रोपेगेंडा करे, कितना भी ये प्रयास कर लें, लेकिन अगर बहन कुमारी मायावती जी को अगर उनके खिलाफ लीडर मान के चुनाव लड़ा जाए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट नहीं सकती। ये आप कोई भी ये मेरी बात नोट करके रख सकता है। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समाज जो है वह तीनों आएंगे इस बार 2027 में। देखिए एक बात है कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार होती है, कोई भी जाति ऐसा नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं देखना चाहती जी। क्योंकि सबने सारी सरकारों को देख लिया है। किसी भी जाति के व्यक्ति से अगर आप पूछ लीजिए कि भाई आपको सरकार किसकी चाहिए, तो वो आपको बिना कुछ सोचे बता देगा कि हमें बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार चाहिए। तो 2007 से 12 की सरकार जो रही वो शासन प्रशासन को गरीबों के उद्धार के लिए लगाया गया जी। कि भाई उनका काम है कि जो नीतियां हैं वो गरीबों तक पहुंचाना, जो शोषण है उस शोषण से गरीबों को बचाना जी। तो हर गरीब शोषण मुक्त रहा। और जो ज़रूरत रही, चाहे ज़मीन की ज़रूरत है तो उस सरकार ने ज़मीन दी, मकान की ज़रूरत थी उस सरकार ने मकान दी, रिजर्वेशन की ज़रूरत थी रिजर्वेशन दी, छात्रों को स्कॉलरशिप की ज़रूरत थी स्कॉलरशिप दी, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत थी मेडिकल कॉलेज बनाया। देश में परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए जो जिसको कहते हैं ना रोड इकोनॉमी की क्या है, ब्लड सेल्स होती हैं जी। तो आपने देखा है कि शायद उत्तर प्रदेश ही वो पहला राज्य है पूरे देश का जहाँ पे पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे के रूप में बना जी। अदरवाइज कोई हाईवे तक तो लोगों की सोच थी, एक्सप्रेसवे की सोच जो है इस देश में पहली बार किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो वो बहन कुमारी मायावती जी का। दूसरी बात, फाइटर प्लेन भी उतर सकता था उसमें। दूसरी बात आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, और लोगों ने भी बहन जी के बाद वो नकल किया, उन्होंने भी एक्सप्रेसवे बनवाए। लेकिन आज भी जो एक्सप्रेसवे बहन जी ने बनवाया है वो वैसे ही है। बाकी लोगों का बाद में बनवाया हुआ उस पर
रोज जो है रिपेयर हो गया, रिपेयरिंग का काम चल रहा है जी। और जब गाड़ी वाले जाते हैं तो उनको पहले से ही अलर्ट होना पड़ता है, भाई उधर आगे रास्ता एक्सप्रेस वे समझ के मत जाना नहीं तो दुर्घटना हो सकती है जी। तो यही क्या है कि लोगों ने शासन प्रशासन में पारदर्शिता देखा है जी। शासन प्रशासन का जो है जनता के लाइफ में क्या योगदान हो सकता है वो देखा है जी। लोगों को भागीदारी मिली है, शांति व्यवस्था बहाल रही है, आर्थिक रूप से लोगों ने उन्नत किया है, वो सारी चीजें उन्होंने देखी हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही चर्चित चेहरे मौजूद हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, लगातार अपनी बातों से सुर्खियों में बने रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं अभिषेक कुमार जी नाम है। सर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। नमस्कार, जय भीम आपको और आपके दर्शकों को। जी साथियों, ये पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट के अंदर छोटे छोटे सवाल रहेंगे। जितने भी आपके संज्ञान में, आपके जहन में सवाल आते हैं, हम कोशिश करेंगे उन सवालों को छुआ जाए। यानी आपके मन में, दिल में जो भी तमाम पार्टियों को लेकर सवाल होते हैं, चाहे वो SIR का हो, चाहे बसपा बीजेपी की बी टीम है, ऐसे बहुत सारे सवालों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जितने भी जनता जनार्दन के दिल के अंदर और मन के अंदर होता है। तो आप शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिएगा क्योंकि सीरीज थोड़ी बड़ी होने वाली है और अगर अभी समय नहीं है तो आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। सर बहुत छोटे छोटे सवाल रहेंगे, मैं चाहूंगा कि छोटे छोटे जवाब भी आप उनको दें, लेकिन उनका जवाब प्रॉपर तरीके से हो जाए। जी नहीं, मैं कोशिश यही करूंगा कि भाई जो दर्शक हैं उनको उनकी जो समझ है उनको थोड़ा सा एक नया डायमेंशन मिले। जी सर, सच्चाई से रूबरू। जी, हमारा चैनल बहुजन राजनीति के ऊपर रहता है, बहुजनों की बात करता है, तो सबसे पहले बहुजन राजनीति से ही हम लोग सवाल शुरू करेंगे। मौजूदा परिस्थितियों के अंदर बहुजन राजनीति को आप कहाँ देखते? अगर बहुजन राजनीति को अगर आप देखना है तो आप अपनी प्रोग्रेस नहीं, अपने विरोधियों के षड्यंत्र को आप देखिए जी, कि जो बहुजन राजनीति के जो विचार हैं जी, उसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात सबसे प्रमुखता से की जाती है और इस देश में खास करके जो मनुवादी राजनीतिक लोग हैं वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर के जो लिटरेचर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े संस्थान जो हैं, उस सारी चीज़ों को दबाने की कोशिश की है जी। और उन्होंने पूरा शासन प्रशासन लगाया इसको जो है बर्बाद करने के लिए। लेकिन आज की जो स्थिति है वो बदली हुई है जी। जो लोग घोर मनुवादी थे, जिनका एजेंडा मनुस्मृति है, जो हिंदुत्व के शासन प्रशासन को चाहते हैं, वो लोग भी आज बहुजन राजनीति के सामने नतमस्तक हैं और वो जब भी राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं, समाज के क्षेत्र में जाते हैं, तो वो सबसे पहला नारा लगाते हैं जय भीम जी। तो ये जय भीम नारा जो है वो इसलिए नहीं लगाते हैं कि उनको कोई ज्ञान प्राप्त हो गया है जी। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि बहुजन राजनीति अपने शिखर की तरफ जा रही है जी। और ख़ास करके बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बहुजन राजनीति को जो दो डायनेमिक लीडर मिले हैं, जिसके कारण मनुवादी राजनीति जो है वो बहुत बौनी साबित हो रही है जी। एक तो मान्यवर साहब कांसीराम हैं और दूसरा माननीय बहन जी हैं। इनके नेतृत्व में बहुजन राजनीति जो है नए आयाम पे है और इन्हीं के कारण ही आप देखिए कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना नहीं पसंद करते थे, खास करके जो समाजवादी लोग हैं जी, उनके आजकल पार्टी के बैनर्स पे देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो दिखता है जी। उनको आप उनके बहुत सारे फोटो देखेंगे। बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे रखना चाहूँगा कि तमाम लोग इस वक्त बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने संविधान बचाओ का नारा दिया और अखिलेश यादव ने संविधान का नारा दिया, सभी ने संविधान दिखाने की बात करी, लेकिन जब भी बहुजनों के ऊपर, दलितों के ऊपर, शूद्रों के ऊपर लगातार एट्रोसिटी होती है तो कोई भी संविधान दिखाओ वाले, बचाने वाले लोग कोई भी नहीं बात करता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने दमखम से चेतावनी लगातार देती रहती हैं। तो मौजूदा जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे कि जो बहुजनों की असली पार्टी है वो कौन सी है? देखिए, अगर मैं एक शब्द में कह दूं तो ये जो है नाइंसाफ़ी होगी जी। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है वो जिस विचारधारा को आगे बढ़ाती है उस विचारधारा में तर्क, साक्ष्य, ये सारी बातें शामिल होती हैं जी। कोई कहने की बात नहीं होती है जी, वो समझ के कहने की बात होती है जी। अगर बहुजनों की राजनीति आप देखना चाहते हैं तो आज बहुजनों का जो मान सम्मान बढ़ा है जी, उस मान सम्मान के पीछे जो बहुजन समाज पार्टी ने करीब करीब
40 साल से ऊपर संघर्ष किया है और उसने घूम घूम के गांव-गांव में जो है लोगों के वोट के महत्व को बताया है कि वोट का आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व है। जी। लोग जब वोट के महत्व को समझने लगे हैं और जब वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने लगे तो जो धन्ना सेठों की पार्टियां थी, जो मनुवादियों की पार्टियां थी जी। वो पार्टियां वो रवैया अख्तियार करने लगी कि कैसे हम बहुजन समाज को क्या है भ्रमित करें। जी। तो इसलिए आज बहुत सारे लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट लोग को देखिए तो वो महात्मा फुले साहब की बात करने लगे हैं, माता सावित्रीबाई फुले की बात करने लगे हैं। जी। तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके विचारों में परिवर्तन हो गया, उनको ये समझ में आ गया कि भाई आज बहुजन समाज जो है अपने महापुरुषों के विचारों की बात करता है और उसके अलावा वो किसी की बात सुनता नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक नोटिस कराना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को भी नोटिस कराना चाहता हूँ कि देखिए इस देश में धर्म के नाम पे ना, जैसे मुसलमान लोग हैं उनके पास बाइबल कुरान है, ईसाई लोगों के पास जो है उनके पास जो है बाइबल है जी। हिंदू लोगों के पास, ब्राह्मण लोगों के पास गीता है, रामायण है। दलित लोगों के पास क्या है, बहुजन लोगों के पास क्या है जी। तो बहुजन लोगों के ज़िंदगी में जो सबसे कीमती किताब है उसका नाम है भारत का संविधान। जी। आप किसी भी किताब की बात करिए, बहुजन समाज के लोग ज़्यादा उसकी टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन जब बात संविधान की आती है तो बहुजन समाज के लोग क्या है वो तुरंत वो टच करने लगती है कि बात केवल किसी किताब की नहीं हो रही है, वो उस किताब की हो रही है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजनों के हित की बात लिखी हुई। जी। तमाम पार्टियां फोटो दिखाती हैं संविधान का कि हम संविधान को बचाएंगे, पर बहन जी की आप लगातार बात कर रहे हैं, बहन जी क्यों नहीं दिखाती कि हम संविधान को बचाएंगे? देखिए भारत में जो राजनीतिक की व्यवस्था है उसमें जब हम चुनाव में जाते हैं तो कुछ एजेंडा लेके जाते हैं जी। कुछ वादा लेके जाते हैं कि हम आएंगे तो आपको ये करेंगे, लेकिन बहुजन समाज इस देश में मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक है और उसकी समस्याएं चाहे कश्मीर से केरला तक और गुजरात से मेघालय तक जी। एक ही है। अब उसी समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय संविधान बना है जी। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी कभी भी राजनीति में घोषणा पत्र नहीं लेके आती है जी। क्योंकि जो बहुजन समाज की समस्याएं हैं वो संविधान में लिखी हुई हैं। जी। आपको हमेशा बहुजन समाज पार्टी ये कहती हुई मिलती है कि हमारा घोषणा पत्र भारत का संविधान है। क्यों है? क्योंकि बहुजन समाज जाति व्यवस्था से प्रताड़ित है, तो जाति से कैसे मुक्ति मिले उसकी व्यवस्था जो है आर्टिकल 12 से 35 तक भारतीय संविधान में की गई है जी। बहुजन समाज जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है जी। तो आर्थिक रूप से कैसे उन्नत हो जी। अगर बहुजन समाज अपनी सरकार बनाता है तो उसमें 36 से लेके 51 तक जो है कैसे आर्थिक रूप से उन्नत किया जाए उसका प्रोविज़न है जी। आप 2007 से 2012 तक की जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है आप उसको देख सकते हैं। मैं तो लोगों से पूछता हूँ कि भाई हो सकता है कि मेरे दिमाग में ना हो, मैं नहीं काउंट कर पाया हूँ, आप काउंट करके बताओ कि कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें शहरी गरीबों को शहर में रहने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम आवास योजना न बनाई गई हो जी। और वो योजना जो है शहर के गरीबों को मकान बना के फ्री में दिया गया जी। दूसरा आप ऐसा गांव बताओ जिसमें SC ST की आबादी जो है एक साइजेबल नंबर में थी और उसको अंबेडकर विलेज घोषित करके उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया हो। आप ऐसा स्कूल बताओ जिसमें जो है आरक्षण न दिया गया हो। आप जो SC ST कंपोनेंट प्लान होता है, शायद मुझे लगता है कि देश में उत्तर प्रदेश की सरकार 2007 से 12 तक जो चली उसने ऐसे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जो SC ST कंपोनेंट प्लान के पैसे से बने और उसमें 60% से ज़्यादा जो आरक्षण जो है जो SC ST के बच्चों को मिला जी। तो कहने का मतलब है कि ये सब क्या सपने देखने से नहीं मिला जी। ये सब संविधान की जो व्यवस्था है उसके तहत मिला है जी। और ये सब कब संभव हो सका? सरकारें तो हमेशा चलती हैं लेकिन ये सारी बातें कब संभव हो सकी? जब संविधान को अपना घोषणा पत्र मानने, अपना एजेंडा मानने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई। जी।
सर आपने बोला कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई तभी लोग इस बात को समझ पाए, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है जो एक बीएसपी का नारा भी है कि मान्यवर तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। जैसे आपने भी बोला कि बाबा साहब के सपनों को साकार और धरातल पे उतारने का कार्य बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और मान्यवर काशीराम साहब ने करा, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब के प्रतिमा को, फोटो को तमाम पार्टियां आजकल इस्तेमाल कर रही हैं और वो ये कहती हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने काशीराम साहब के सपने को चूर चूर कर दिया है, इस सपने को साकार हम करेंगे। और उन्होंने काशीराम साहब के नाम से अपनी पार्टी भी बना ली है, संगठन भी बना लिया है, तो लोग दिग्भ्रमित नहीं होंगे? क्या कहना चाहेंगे, किस तरफ जाएं लोग, उस तरफ बताइए ज़रा। देखिए, इसमें मैं बताऊं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, लेकिन जो बाबा साहब ने बताया है आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए जी। बाबा साहब ने क्या बताया है कि हमारा नेता कौन होता है, हमारी पार्टी कौन होती है जी। इस बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक भाषण दिया था लखनऊ में। उस भाषण में बताया कि अगर आपको संविधान को लागू करना है, आपको जो आप जिस जाति समस्याओं से दिन ब दिन रूबरू होते हैं, जिससे आप मुक्ति चाहते हैं, अगर उन समस्याओं से आपको पार पाना है तो आपको राष्ट्रीय स्तर पे आपके पास एक नेता होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए और एक एजेंडा होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए जी। तो अगर मान्यवर साहब को जो लोग मानते हैं, तो मान्यवर साहब जैसे हम बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब को बोलते हैं ना कि बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया है। मतलब बाबा साहब ने जितना अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया, जैसे होता है ना कि जब हम दही को मथते हैं तो उसमें से क्या है, मक्खन निकलता है जी। तो वैसे ही पूरी अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया तो उससे मक्खन के रूप में क्या मिला, वोट का अधिकार मिला जी। संविधान में जो संवैधानिक अधिकार है वो मिले। वैसे ही मान्यवर साहब ने जो अपनी पूरी ज़िंदगी में जो संघर्ष किया उससे हमें क्या मिला, उससे जो बाबा साहब की जो चाहत थी कि हमारे समाज में एक राष्ट्रीय लीडर हो, तो मान्यवर साहब ने वो आपके सामने लीडर बना के दिया। आज माननीय बहन जी इस देश की सबसे बड़ी लीडर है जी। दूसरा क्या है कि जो बहुजन समाज दूसरे पे आश्रित था, जो बहुजन समाज जो अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग अपने स्वविवेक के आधार पे नहीं कर सकता था, उसको अपने स्वविवेक के आधार पे उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जो संगठन होना चाहिए था, आज राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। आप आज भी आप देखिए इलेक्शन कमीशन में जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी का नाम है जी। तो ये जो बाबा साहब का जो सपना था वो मान्यवर साहब ने आपके सामने साकार करके दिया है। तो अगर आप इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं और आप बीच में भ्रमित हो रहे हैं, तो ये इसलिए भ्रमित हो रहे हैं क्योंकि आपका समाज के प्रति कन्विक्शन नहीं है। आप समाज का जो दुख दर्द है आप उससे अपने को एसोसिएट नहीं करते हैं। दूसरा, आप इतने महत्वाकांक्षी हैं कि आप समाज के कंधों पे आप समाज के कंधों पे केवल आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको समाज से कोई लेना देना नहीं है। जिनको भी लेना देना है वो लोग इस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं कि हमारा जो नेता है वो एक ही नेता होगा और वो राष्ट्रीय होगा। हमारा जो संगठन है वो एक ही संगठन होगा, वो राष्ट्रीय होगा। आज हमारे पास बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के रूप में वो है जी। अगर हम आप बहन जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन बहन जी के ऊपर तमाम इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं कि बहन जी जो हैं, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। बहन जी ने मान्यवर काशीराम साहब के सपनों को चूर चूर कर दिया है। बहन जी कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे काम करती हैं। इस तरीके के लगातार बहन जी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये आरोप तो विरोधी लोग लगाते हैं जी। तो विरोधी लोग बहन जी की तारीफ बंद कमरे में करते हैं, लेकिन वो जो पब्लिक में आते हैं तो इस तरह का आरोप लगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो बहन जी का मुकाबला तो नहीं कर सकते। जी। बहन जी सड़कों पे नहीं आती हैं सर? नहीं, बहन हमारा काम सड़कों पे आने का है ही नहीं जी। देखिए, कम्युनिस्ट कैसे मिलेगी क्रांति? मैं कह रहा हूँ ना कि आप सड़कों की बात है, ये समाजवादी और कम्युनिस्ट लोग सड़कों की बात करते हैं जी। आप मुझे बता दीजिए कि बंगाल में जो कम्युनिस्टों का इतना लंबा शासन रहा है उसमें आप कोई दलित नेतृत्व आपको दिखा है जी? नहीं दिखा है भाई। ये लोग आपको सड़कों पे ले आते हैं और आप सड़कों पे आते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है और नेता कौन बनता है? जातिवादी लोग बनते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट के नाम पे बने, चाहे समाजवाद के नाम पे बने, चाहे किसी नाम पे बने।
तो आपका काम सड़कों पे आने का नहीं है, आपका काम है जो बाबा साहब कहते हैं घरों में जाने का है। जी। आप घरों में जाके अपने लोगों को समझाइए, अपने लोगों को जो मौजूदा हालत है उससे रूबरू कराइए जी कि भाई आपके जो वोट का अधिकार है, आपने जो गलत इस्तेमाल किया है उससे गलत सरकार बनी है, गलत लोगों के हाथ में गई है और उसने क्या किया, आपके स्कूल ख़त्म किए, आपकी नौकरी ख़त्म की, आपके जो स्वाभिमान सम्मान के इंस्टीट्यूशन है उसको ख़त्म किया। जी। आप सड़कों पे आके इसको नहीं बना सकते। मैं आज भी कहता हूँ जी कि जो लोग बीजेपी का विरोध सर युवा नेता हैं वो सड़कों पर भी आते हैं, कोई भी एट्रोसिटी होती है उसके घर में जाके दिलासा देने का काम करते हैं, इस तरीके के तमाम काम जो करते हैं वो युवा नेता आ गए हैं। मैं चंद्रशेखर रावण की यहाँ पर बात करूंगा, वो लगातार इस तरह कार्य करते रहते हैं। बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती हैं, ट्विटर पर बात करती रहती हैं, इस तरीके के तमाम आरोप लगते हैं। सर देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, सवाल यह है कि वोट और परसेंटेज गिरा है सर इसकी वजह से, सारा का सारा कितना बड़ा परसेंटेज था अभी वो डाउन होता चला गया लगातार। नहीं देखिए, जैसे हर बात में क्या है ना, एक स्टेज आती है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हमेशा जो है संघर्ष किया जी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को एकोमोडेट किया, उनको इस देश का कानून मंत्री बनाया जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है कांग्रेस की नीतियों से वो सहमत हो गए, इसका मतलब ये नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका बाद में जवाब दिया कि वो क्यों कांग्रेस में गए थे। ठीक है, तो बाबा साहब कांग्रेस की सरकार में मंत्री जरूर रहे लेकिन वो कांग्रेसी नहीं बने, तो ये समझने वाली बात है जी। तो इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे इशू क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जी। अगर इस लिहाज से आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी जो है जब सत्ता में होती है तो एट्रोसिटी कम हो जाती है जी। जो आपकी आर्थिक नीतियां हैं वो आपको सुचारू रूप से मिलती हैं, जो शासन प्रशासन है वो आपके दुख दर्द में भागीदार बनने लगता है जी। वो आपके पास आने लगता है, आपको मान सम्मान जो है वो देने का काम करने लगता है, आपकी हर जगह भागीदारी बढ़ जाती है। तो ये सड़कों पे आके नहीं, क्या 2007 में जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी क्या लोग सड़कों पे आए थे जी। क्या उस समय 2006 में अन्याय नहीं था जी। तो ये सोचने वाली बात है कि हमें सड़कों पे आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें जी। अगर हम सड़कों पे आते हैं तो हम लाठी खाएंगे, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, हमारा परिवार क्या है ज़्यादा संभावना है कि बर्बाद हो जाए जी। क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं कि हम 2-4 केस को क्या है हमारा समाज झेल ले। तो हम अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं जैसा कि 2007 में किया है तो 2007 में जब हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया तो क्या हमें 7 से लेकर 12 तक हमें सड़कों पे आने की ज़रूरत पड़ी? जी नहीं पड़ी। तो ये हमारी गलती है कि हम गलत जब फैसला लेते हैं तो उसको गलत फैसले के बदले ही सरकारें ही आपके साथ जो है गलत करती हैं, आप उस गलत का विरोध करने के लिए आप सड़कों पे आते हैं। आपने सरकार गलत क्यों चुनी जी। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको गलती गलती हो सकती है लेकिन आपको हर 5 साल में उस गलती को सुधारने का मौका मिलता है जी। और जब आप सही जगह वोट करेंगे सही सरकार बनेगी और सही सरकार बनेगी तो वो आपके दुख दर्द को क्या है खत्म करेगी जी। अगर सर तमाम जो पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहते हैं, वो होता भी है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, लेकिन बहन जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। लेकिन आखिर में हकीकत में कौन सी ऐसी पार्टी है जो लोग समझ नहीं पाते हैं और हकीकत में बीजेपी की बी टीम है कौन सी? देखिए, इस बात को समझने के लिए ये जरूर पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये आरोप लगाता कौन है जी। ये तो बीजेपी स्वयं नहीं लगाती है जी। ये ज़्यादातर समाजवादी लोग लगाते हैं। समाजवादी लोगों को अगर उनके काम के आधार पे देखा जाए तो वो समाजवादी उनका चरित्र कम है, स्वयंवादी ज़्यादा है जी। वो जितने भी समाजवादी आपको दिखेंगे वो कहते हुए समाजवादी दिखेंगे लेकिन उनको आप देखेंगे तो उनकी निगाह हमेशा ठेके पट्टे पे और गरीबों की ज़मीनों पे रहती है जी। तो वो लोग ये आरोप लगाते हैं। सवाल है कि ये आरोप लगाते क्यों हैं, जबकि अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का मसला देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने भी बनाया है और चाचा जी जो है बिहार में वो 2005 से सरकार में हैं, ज़्यादातर वो बीजेपी के साथ हैं।
ममता बनर्जी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट ज्वाइन की थी। कर्नाटका में HD कुमारस्वामी वो भी बीजेपी के साथ आए कोलिजन में। शिवसेना को आप देख लीजिए, वो लंबे समय तक रही। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ क्या है सरकार में साझेदार होती। आज भी बहुत सारी पार्टियां हैं। अब 32 या 36 पार्टियों का जो एनडीए का गठबंधन है तो उसमें सारी पार्टियां हैं। लेकिन बहन जी को एक के साथ या बहुजन समाज पार्टी पे क्यों ये आरोप लगता है कि ये बी टीम है जी? वो इसलिए लगता है कि जो समाजवादी तबका है उसका जो बड़ा वोट बैंक है वो मुस्लिम समाज है जी, वो माइनॉरिटी है। और मुस्लिम समाज की एक जो है जो चाहत है कि वो किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता में नहीं देखना चाहता है, और वो चाहता है कि सत्ता किसी के पास भी चली जाए लेकिन बीजेपी के पास नहीं जाना चाहिए जी। तो मुस्लिम लोगों को कैसे एड्रेस किया जाए जी? समाजवादियों के पास इसका कोई एजेंडा नहीं है जी। इसलिए वो बिहार में ये सवाल नहीं रेज करते हैं जी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे जी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में रेज करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 21% दलित है जी और 19% जो है मुस्लिम है जी। अगर 19% मुस्लिम और 21% दलित इकट्ठा हो गया तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और समाजवादी लोग तो ये हाशिए पे चले जाएंगे जी। इसलिए समाजवादी लोग जानबूझ के मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए ये हमेशा एजेंडा उठाते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है जी। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी के लोग इस बात को जानने के लिए इच्छुक नहीं है कि वो कैसे है, कब है, कहाँ है जी। वो सिर्फ इतना सुनने के लिए तैयार हैं, वो इतना सुनना चाहते हैं कि भाई बीजेपी को हराएगा कौन। और जब हम पहले से ही बोलते हैं कि वो बी टीम है तो वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और आज तक के चुनाव में अगर 2007 के बाद से देखा जाए तो ये उनका जो एजेंडा है, शिगुफा है, वो मुस्लिम समाज पे बराबर काम किया है जी। तो इसलिए वो इस बात से जो है ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अगर हम केवल ये प्रोपोगेंडा कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जो सत्ता तक पहुंच सकती है उसको सत्ता में पहुंचने से रोका जा सकता है जी। अखिलेश यादव लगातार एक नारा देते हैं पीडीए का, यानी कि पिछड़ा दलित आदिवासी का, और वह लगातार जो है अपने आप को हिंदू भी बोलते हैं, जबकि उनके चचा जान ये कहते हैं कि हम शूद्र हैं। आखिरकार ये पीडीए का नारा देने वाले पिछड़ा दलित आदिवासी के हिंदू हैं या क्या है ये अखिलेश यादव? खास तौर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में जितनी भी राजनीति है, कम्युनिस्टों की हो, चाहे वो समाजवादियों की हो, चाहे हिंदुत्ववादियों की हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहुजन राजनीति को नुकसान पहुंचाया है वो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया है। और इसलिए नहीं पहुंचाया है कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को अपनाया नहीं, वो इसलिए पहुंचाया है कि वो जिस लोहिया की बात करते हैं उसी के सिद्धांतों का उन्होंने माखौल उड़ाया है। अब ये बात है कैसे? आप किसी भी समाजवादी से पूछेगा तो ये बताएगा कि हम लोहिया को मानने वाले हैं और हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को क्या है, सहारा देना जी। अगर आप भारतीय समाज व्यवस्था को देखें तो भारतीय समाज व्यवस्था में अंतिम पायदान पे कौन व्यक्ति खड़ा है? क्या वो ब्राह्मण है? क्या वो क्षत्रिय है? क्या वो बनिया है? क्या वो शूद्र है? क्या वो अति शूद्र है? संविधान की भाषा में क्या SC ST है? तो कोई अंधा आदमी भी बोल देगा भाई SC ST अगर लोहिया के विचारधारा पे चलें तो SC ST समाज के पिछले सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है। और उस समाज को माननीय बहन जी की सरकार ने नौकरियों में प्रमोशन दिया, आरक्षण दिया, ठेकेदारी में भागीदारी दी। इन सारी बातों को ख़त्म करने वाले कौन थे जी? माननीय अखिलेश यादव। और वो किस समाजवाद की बात करते हैं? वो किस समाजवादी की बात करते हैं? वो लोहिया की बात करते हैं। लोहिया क्या बोलते थे कि 100 में पावे पिछड़ा 60, लोहिया ने बांधी ऐसी गांठ। तो जब पिछड़ा 100 में 60 उसको चाहिए तो शेड्यूल ट्राइब्स का जो हक मिल रहा है तो अखिलेश यादव को ऐसा काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी जी? अगर उसने ऐसा काम किया तो वो ये किसकी विचारधारा के खिलाफ काम किया? वो लोहिया के विचारधारा की। यानी कि क्या है, मैंने कहा ना कि ये लोग, इन लोगों को सत्ता क्यों चाहिए? क्योंकि सत्ता के माध्यम से जो सत्ता का दुष्प्रभाव है
जो इनका ईगो है उसको सेटिस्फाई कर सकती है। ये गरीबों की ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए, ये गरीब पिछड़ों की बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, कानून व्यवस्था के माध्यम से जो है रिश्वत खाने के लिए, ये इसलिए शासन चाहते हैं। इनका कोई विचार नहीं है शासन क्यों लेना चाहिए जी। इनको ना बाबा साहब, ये वही लोग हैं जो भाई जब अंबेडकर पार्क बन रहा था तो बोलते थे ये अय्यासी का अड्डा है, और अखिलेश यादव जैसे पढ़ा लिखा आदमी क्या बोल रहा था कि इसमें शादी विवाह होना चाहिए, अष्टधातु के जानवरों की मूर्तियाँ लगी हैं। और आज वो व्यक्ति खुद ही अपने जो है गृह जनपद में मंदिर बनवा रहा है, भाई उसमें किसकी मूर्ति लगेगी? तो आप समझ सकते हैं कि इनका वैचारिक लेवल क्या है जी, और इनका सोशल कमिटमेंट क्या है जी। इनका वैचारिक जो क्लास है वो क्या है जी। ये अगर साइकोलॉजिस्ट की दृष्टि से देखा जाए ना, तो इनको वो मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर देगा कि ये समाजवादी लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं जी, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता है कि समाज की क्या ज़रूरत है, किस विचारधारा से समाज को हम मजबूत कर सकते हैं, और हमें किसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है और किसके लिए लड़ाई लड़नी है। इनको कोई बात नहीं, इनको बस क्या है कि एक बात कहनी है कि मुसलमानों को कैसे गुमराह किया जाए। जी। मुसलमान अगर गुमराह जब तक रहेगा तब तक बीजेपी क्या है सत्ता में बनी रहेगी। जी। क्या लगता है कि 2027 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो मुस्लिम समाज हमेशा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि उसके ना तो नेता बन पाते हैं, ना वह सत्ता तक पहुंच पाता है, ना अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना चिकित्सा मिल पाती है। तो 2027 के अंदर कहाँ जा सकता है मुस्लिम समाज, किसको दे सकता है ताकत, कौन सी पार्टी को लगता है कि ये विजयी हो सकती है आपके अनुमान से? देखिए, मुस्लिम समाज की दिक्कत ये है कि मुस्लिम समाज जो है वो दूसरों की तरफ देखता है। मुस्लिम समाज अपने हक हकूक़ के प्रति जो है ना बहुत जागरूक नहीं है, इसलिए मुस्लिम समाज जो उनके धार्मिक लीडर हैं उनके प्रभाव में ज़्यादा रहता है जी। और धार्मिक लीडर आपको पता है कि वो उनके व्यक्तिगत हित जहाँ सधते हैं वो उनके साथ पूरे मुस्लिम समाज को क्या है लगा देता है। जी। तो ये मुस्लिम समाज की जो कमजोरी है। आप देखिए कि हिंदू समाज में ही SC/ST की बात की जाती है, लेकिन SC/ST समाज हिंदू समाज से हमेशा अपने हित की बात करता है कि भाई हम हिंदू, वो हिंदू को भी जो है डिनाई करता है कि हम हिंदू नहीं हैं, वो ऐसा भी बोलता है। और जब ब्राह्मणवादी लोग उसको बोलते हैं तुम हिंदू हो, तो वो अपने हित की बात बोलता है कि भाई आप हमारे साथ समाज में क्या व्यवहार करते हो, आप हमारे हक हकूक़ पे कैसे डाका डालते हो, वो सारी बात उनके सामने रखता है जी। कभी भी वो हिंदुत्ववादियों के साथ अपने हितों के साथ समझौता करता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन मुस्लिम समाज इस हित को पहचानने में क्या है नाकामयाब है। जो लोग उसके हकों पे डाका डाल रहे हैं, जो लोग उनके हकों का सौदा कर रहे हैं, मुस्लिम समाज उन्हीं के कहने पे क्या है अपने राजनीतिक अधिकारों का, वोट का इस्तेमाल करता है। जी। यही कारण है कि जो उसके सही रहनुमा हैं, जिनके शासनकाल में वो उसने तरक्की देखी है, उसने जो है शांति देखी है, उसने जो है प्रोग्रेस किया है, वो उसको भी भूल जाता है। जी। यही कारण है। तो इसलिए आप ये देखिए कि ये कांग्रेस के साथ बड़ा ईमानदारी से रहता है मुस्लिम समाज, क्या कहेंगे? देखिए, आखिर आपने एक इशारे में कहा कि उनको भूल जाता है, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिनके कामों को मुसलमान समाज भूल गया या मुस्लिम समाज भूल गया? देखिए, मुस्लिम समाज अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो सबसे ज़्यादा समय जो है कांग्रेस पार्टी को उसने सपोर्ट किया है जी, राज्य में भी और देश के सेंटर के लेवल पे भी। लेकिन आज अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है तो ये कहती है कि मुस्लिम समाज दलितों से भी नीचे चला गया है। तो यानी कि दुनिया का ये दस्तूर है, जो समाज सत्ता में रहता है वो मजबूत होता है जी। लेकिन ये अपवाद है कि मुस्लिम समाज सत्ता में रहने के बाद भी क्या हो गया, नीचे चला गया, कमज़ोर हो गया। यानी कि कमज़ोर करने वाले कौन लोग हैं? यानी कि मुस्लिम समाज का हित देखने वाले जो सत्ता के साथ समझौता करते हैं, वो उन्हीं लोगों ने मुस्लिम समाज को इस हालत में पहुंचाया है। जी। कौन से लोग हैं जो मुस्लिम समाज को ताकत दे सकते हैं? भाई, मुस्लिम समाज को अगर इस देश में वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ना है जी, तो मुस्लिम समाज को अपने जड़ की तरफ देखना होगा। जी। कौन सी जड़ की बात कर रहे हैं? जड़ ये है कि मुस्लिम समाज जो है खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, जी, इनका एक तरह से देखिए तो पारिवारिक मित्र है।
जी। पारिवारिक मित्र इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमारा डीएनए है वो अलग नहीं है जी। हमारे विचारों में हमारे जो है धर्म या मानने की स्थिति में बदलाव आया है जी। लेकिन अगर हमारी एंशिएंट रूट देखी जाए तो वो बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं जी। वो इसी देश के लोग हैं। उन्होंने विचारों में केवल परिवर्तन किया है, परिस्थिति जो भी रही हो। जी। अभिषेक जी, बहन जी पहले बहुत एक्टिव नहीं थी, लेकिन 9 अक्टूबर का एक आयोजन हुआ जिसके अंदर लखनऊ के अंदर नहीं पूरे देश दुनिया के तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया। तो मौजूदा राजनीति को बसपा की कहाँ देखते हैं 2027 के अंदर? भाई मेरा असेसमेंट तो ये है कि 2027 में बीजेपी जो है सत्ता से बाहर जाएगी। और बीजेपी सत्ता से बाहर इसलिए जाएगी क्योंकि मैं जो मुस्लिम समाज के अंदर जो गतिविधि देख रहा हूँ जी, वो मुझे इस बात का संकेत दे रही है कि अब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी जी। और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो सत्ता से बाहर जाएगी। जी। तो मैं अब ये देख रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम समाज के जो हमारे जानने वाले लोग हैं वो ये मुझे बहुजन समाज पार्टी के प्रति उनका समर्थन, उनका समर्पण दोनों मुझे दिख रहा है। बिहार के चुनावों के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक हल्के से इशारा दिया और बहुत सारी सीटों पर ये कह दिया कि जहां पर हम नहीं लड़ रहे हैं वो बीएसपी को सपोर्ट करते हैं। बीएसपी के इकलौते नेता भी वहां से जीते और बीएसपी के जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो असदुद्दीन ओवैसी का पटका, झंडा, बैनर पीछे लगा हुआ था। तो क्या लगता है कि 2027 के अंदर दलित, मुस्लिम या असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियां बीएसपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएंगी? देखिए, पार्टियों के गठबंधन के ऊपर तो कुछ कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का डिसीजन है जी। वो किसके साथ गठबंधन में जाएंगी और नहीं। क्या लगता है गठबंधन का हो सकता है? नहीं, ये तो समय बताएगा। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि वे बहन जी के ऊपर कोई स्टेटमेंट ना दे। देखिए, सीधी सी बात है, बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा है वो बहुजन समाज बनाने का है जी। वो गठबंधन की राजनीति या सत्ता की राजनीति बहुजन समाज पार्टी नहीं करती। 14 साल का वनवास हो गया है बहन जी का। देखिए, वनवास इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप सत्ता किस कीमत पे लेना चाहते हैं जी। ऐसा थोड़ी ना है कि बीजेपी के साथ दलित लोग जो है सत्ता में भागीदार नहीं है जी, लेकिन वो किस कीमत पे है? क्या उनके साथ भागीदारी से दलित समाज अपने सम्मान को महसूस करता है? दलित लोग आज भी, बिहार के बहुत सारे दलित हैं। बहन जी के ऊपर एक आरोप लगता रहता है कि कांग्रेस तो चाहती थी गठबंधन में बहन जी को लाना, पर बहन जी गठबंधन में नहीं जाती हैं, वो अकेले लड़के बीजेपी को फायदा पहुंचा देती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक, देखिए, बिहार में अभी नीतीश कुमार जी सत्ता में वापस आए जी, तो उसका एक बड़ा रीजन ये है कि उनके सामने जो अपोजिशन है वो एक बहुत यंग लीडरशिप है जी, तेजस्वी यादव के रूप में जी, और वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं है जी। वो यंग है, जो नीतीश कुमार जी का अनुभव है उसके सामने वो बौने पड़ जाते हैं जी। वैसे ही केंद्र की जो राजनीति है उसमें नरेंद्र मोदी के सामने जो राहुल गांधी जी का नेतृत्व वो बौना है। लोग इसी बात से महागठबंधन के साथ नहीं जाते हैं कि भाई क्या वो राहुल गांधी से वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे जी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ होती, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना चाहती, तो अनकंडीशनल वो बहन कुमारी मायावती जी को लीडर मानती, अनकंडीशनल जी, कि भाई बहन कुमारी मायावती जी को हम लीडर मानते हैं जी, और ये हमारी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगी जी नरेंद्र मोदी के सामने जी। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर कांग्रेस पार्टी जैसी कुछ पार्टियां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये बात घोषणा कर दें जी, कल से बीजेपी का ग्राफ गिरने लगेगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं इसलिए, क्योंकि बहन जी इस देश में करोड़ों लोगों की क्या है ना आवाज़ है जी, और बहन जी के इशारे पे, बहन जी के आह्वान पे, अगर बहन जी ने केरला में कह दिया कि आपको इनके साथ जाना है, इनको वोट देना है, तो आप देखिए वो भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन बहन जी की बात जैसे ये बात जाती है वो अपने वोट का बहन जी की जैसे कहती हैं वैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बहन जी कोई रीजनल लीडर नहीं है, नेशनल लीडर है, और वो ऐसी नेशनल लीडर नहीं है कि एक एरिया में है दूसरे नहीं, वो किसी भी प्रदेश में, इवन अंडमान निकोबार में भी बहुजन समाज पार्टी के 10,000 वोट आते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है वो नेशन वाइड कैडर है जी, और उस कैडर का एक अपना इम्पोर्टेंस है। अगर
कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ होती तो बहन कुमारी मायावती जी को लीडर मानती। अगर वो इंडिया गठबंधन का लीडर बहन कुमारी मायावती जी को मानती तो मैं 100% कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार न आई होती। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज अगर कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी मायावती जी को राष्ट्रीय स्तर पर लीडर मान ले तो बीजेपी की जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के पक्ष में कितने भी पैसे लगाए जाएं, कितना भी मीडिया प्रोपेगेंडा करे, कितना भी ये प्रयास कर लें, लेकिन अगर बहन कुमारी मायावती जी को अगर उनके खिलाफ लीडर मान के चुनाव लड़ा जाए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट नहीं सकती। ये आप कोई भी ये मेरी बात नोट करके रख सकते हैं। जी, जिस तरीके से आपने बोला कि इस वक्त युवा चेहरों को पसंद नहीं कर रहे हैं, बिहार में नकारने का काम करा, राहुल गांधी को आपने बोला नकारने का काम करा, युवा चेहरे की अगर बात करते हैं और बीएसपी की बात करते हैं तो आकाश आनंद जी को बड़ी जिम्मेवारी, बहन जी के बाद सेकंड नंबर के नेता नज़र आते हैं। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव कर पाएंगे या उसी तरीके से राहुल गांधी या जो आप बता रहे हैं युवाओं की पसंद नहीं बन रहे हैं, तो क्या आकाश आनंद को भी नकारा जाएगा? देखिए, आकाश आनंद जो है ना, जिस राजनीतिक पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है वो राजनीतिक पार्टी नाम देख के नहीं चलती है जी, वो काम देख के चलती है जी। और आकाश आनंद जी को आप देख लीजिए, जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था और आज आपको एकदम 360 डिग्री का अंतर आपको उस आकाश आनंद जी में दिखता है जी। दूसरा क्या है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति सिर्फ इस बात के लिए होती कि भाई आकाश आनंद जी हैं या जो लोग आकाश आनंद जी के बारे में जो सोचते हैं, तो शायद आज आकाश आनंद जो है वो बड़े लीडर होते, उनके पास बहुत बड़ा पावर होता। लेकिन आपको पता है कि आकाश आनंद जी ने एक छोटी सी गलती की, उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा जी। दूसरा क्या है कि एक पार्टी का अनुशासन है, वो नेता कोई भी हो, आपको पता है कि जयप्रकाश जी भी एक छोटी सी गलती पे जो है उनको पार्टी से बाहर जाना। तो बहुजन समाज पार्टी में नेता एक होता है, बाकी लोग कार्यकर्ता होते हैं जी। और ये मिशन है, जो मिशन में काम करता है वो आगे बढ़ता है जी। ये कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है जी, या कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसमें फ़ायदा किससे है वो देखा जाता है जी। अगर फ़ायदा देखा जाता होता तो शायद माननीय रामजी गौतम को राज्यसभा में भेजा जाता जी, किसी पूंजीपति को भेजा, जैसे समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने भेजा। आम आदमी पार्टी ये पूंजी फायदा देखने का, ये फायदा देख के भेजा गया। लेकिन यहाँ पे मिशन देखा जाता है कि भाई मिशन के प्रति कौन वफादार है, कौन ईमानदार है। एक आरोप और लगता है बहन जी के ऊपर कि बहन जी टिकटों को बेचने का काम करती हैं, मतलब जो ज़्यादा चंदा देगा, जो ज़्यादा दान देगा, बहन जी उसको टिकट देने का काम करेंगे। क्या कहते हैं? देखिए, ये बहन जी के खिलाफ जो है एक दुष्प्रचार है जी। आप बताइए कि कौन सी पार्टी है जो अपने टिकटों को बेचती नहीं है जी। एक पार्टी का मुझे नाम बता दीजिए जिस पार्टी का टिकट जो है मुफ्त में मिलता है जी। और मैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कैमरे पे नहीं कह सकता। यहाँ तो पैसे, कुछ लोगों से पैसे लिए जाते होंगे, कुछ टिकटों का पैसा लिया जाता होगा। अन्य पार्टियाँ तो पैसे के साथ साथ और भी सौदेबाजी करती हैं। आपको एक बात देखिए कि बहुजन समाज पार्टी से जब भी कोई पार्टी छोड़ता है तो एक ही आरोप लगाता है कि बहुजन समाज पार्टी में पैसा लिया जाता है। बाकी सब पार्टियों के लोग जब पार्टी छोड़ते हैं तो वो कोई आरोप क्यों नहीं लगाते हैं? इसलिए कि उनकी सीडी तैयार होती है जी। अगर वो पब्लिक में जाके वो बात बोल देंगे कि हमने पैसे से ये किया था, तो भाई पैसे की बात तो अलग है, लेकिन जो सीडी चलेगी ना तो फिर उसका तो जवाब नहीं होगा जी। और इसलिए जो है बाकी पार्टियों के लोग पार्टी छोड़ते हुए ये नहीं बोलते हैं कि वो पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, वो चुपके से पार्टी क्या है छोड़ देते हैं जी। और वो कभी नहीं मीडिया में आके ये बोलते हैं कि पैसा लिया कि क्या लिया। अभिषेक जी, क्या कारण है कि जो बहुजन और दलित पत्रकार अपने आप को कहते हैं वह भी कांग्रेस और बीजेपी या तमाम पार्टियों की बात तो करते हैं पर बीएसपी की बात नहीं करते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दलितों में जो है ना, जैसे स्वाभिमान की बात है जी, तो स्वाभिमान बाजार में तो मिलता नहीं है जी। और न ही ब्राह्मणों के स्कूलों से डिग्री लेके हम उस स्वाभिमान को हासिल कर सकते जी। स्वाभिमान
कि एक पाठशाला है जिसको बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया। आप देखिए कि देश में चाहे कोई भी हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जब एक सामान्य सा कार्यकर्ता जब बात रखता है तो उसकी बातों में बाकी लोगों की बातों में बहुत अंतर होता है जी। वो क्यों होता है? क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी की पाठशाला है वो स्वाभिमान और सम्मान से परिचित करवाती जी। बाकी जो पाठशालाएं हैं वो आपको ईगोइस्ट बनाती जी। किसी को इस बात को ईगो है कि मैंने तो पीएचडी किया हुआ है, किसी को इस बात का ईगो है कि मैं तो नौकरी में हूँ जी। किसी को इस बात का ईगो है कि मेरे जैसा कोई है नहीं जी। किसी को इस बात का ईगो है कि मेरे पास पैसा बहुत है जी। तो ईगो जो है बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है स्वाभिमान और सम्मान जी। और वो आप एक स्कूल बताइए जिसका सिलेबस ब्राह्मणों ने न ड्राफ्ट किया हो, एक स्कूल बताइए जिसमें ब्राह्मण लोग पढ़ाते न हो, एक स्कूल बताइए जिसमें ब्राह्मण लोगों की लिखी किताबें न पढ़ाई जाती हैं जी। तो वही है, जब आप ब्राह्मणों के विचार, ब्राह्मणों की किताबें, ब्राह्मणों के टीचर से पढ़ेंगे जी, तो आप वो दलित कैसे बन जाएंगे जो स्वाभिमान की तलाश में जो है संघर्ष करता है जी। तो ऐसे में आपको एक सस्ता सा रास्ता दिखता है कि अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूँगा तो मेरा व्यक्तिगत हित क्या है पूरा हो सकता है, मुझे टिकट मिल सकता है, मुझे मंत्री बनाया जा सकता है, मैं विधायक बन सकता हूँ। ये जो बातें हैं वो इस तरह की पाठशाला में पढ़ने के बाद आती हैं। लेकिन जो भी आदमी बीएसपी की पाठशाला में पढ़ता है वो ये सोचता है, वो दिन रात यही सोचता है कि भाई हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप देखिए बहुत सारे लोग आपको समाज में मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उनके घर वालों से पूछिए तो वो बोलेंगे भाई ये समाज के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया। बहुत सारे लोगों ने ज़मीनें बेच दी, बहुत सारे लोगों ने घर बेच दिए। लेकिन बहुत सारे समाज के पढ़े लिखे विद्वान लोग, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे वकील हों, तमाम बसपा की बुराइयां करते रहते हैं और कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाते हैं या तमाम पार्टी संगठनों की गोद में जाके बैठ जाते हैं। क्या कारण है कि वह दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन बसपा के अंदर तमाम कमियां नज़र आती हैं और तमाम जो मनुवादी पार्टियाँ हैं वह ज़्यादा उनको प्यारी लगती हैं। तो इस समाज का उद्धार कहाँ से हो जाएगा? जो पढ़े लिखे विद्वानों को जो समाज की रूपरेखा बनानी थी वह इस वक्त इस तरीके की रूपरेखा बना रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस पे एक मुझे ना शेर याद आया कि चिराग कहीं दूर जलता है तो अंधेरा कुछ मेरे घर से भी निकलता है जी। अब ये ऐसे लोग हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जैसा नेतृत्व है तो इनको हर पार्टियां जो है हाथों हाथ लेने के लिए जो है खड़ी हैं। क्यों? क्योंकि ये भी उसी समाज से हैं। सिर्फ इनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो उस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हर पार्टियां इनको क्या है अपने पास मिलाने के लिए ललायित रहती हैं जी। अगर बहुजन समाज पार्टी न होती तो इन लोगों का क्या इनको तो कोई छोड़िए, डिग्री तो छोड़िए, स्कूल में न घुसने देता जी, टीचर तो छोड़िए, इनको फॉर्म न भरने देता। और ये समस्या आज की नहीं है। आपको पता होगा जब बाबा साहब सशरीर थे और 26 अलीपुर में रहते थे तो बहुत सारे पंजाब के कांग्रेसी, पंजाब हरियाणा के, तब तो पंजाब हरियाणा एक ही में था, तो कांग्रेसी एमएलए जब आते थे तो बाबा साहब के पैरों पे जाके गिर जाते थे जी। और बाबा साहब से माफ़ी मांगते थे और बोलते थे कि बाबा साहब चूँकि आपके बारे में बुराई नहीं करूँगा तो कांग्रेस मुझे प्रमोशन नहीं देगी जी, और इसलिए मुझे मजबूरी में आपकी बुराई करनी पड़ती है, नहीं तो अगर मैं आपकी तारीफ़ कर दूंगा तो कांग्रेस वाले मुझे जो है टिकट नहीं देंगे, मुझे प्रमोट नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं कोई अपने मन से ये काम नहीं करता हूँ, ये मेरी मजबूरी है जी। आज भी दलित पिछड़ा वो तभी इन पार्टियों में स्थान पा सकता है जब वो बहुजन समाज पार्टी का विरोध करे जी, जब वो बहन कुमारी मायावती जी की आलोचना करे जी। जो जितना आलोचना करेगा तभी सम्मान मिलेगा, वो उतना ही ज़्यादा जो है बड़ा वहाँ कार्यकर्ता माना जाएगा, उतना ही बड़ा उसको बुद्धिमान वो कंसीडर करेंगे, इंटेलेक्चुअल। जिस तरीके से लगातार 14 साल से सत्ता से बाहर है बसपा, लेकिन 9 तारीख को बहन जी ने जो सम्मेलन करा था तो बहन जी ने अपने मुंह से कहा था कि आप लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो क्या लगता है 2027 के अंदर फिर दोबारा वोटिंग के अंदर यह ग्राफ वापस लौट के आ पाएगा या भीड़ में बदल कर ही रह जाएगा? क्या कहना चाहेंगे सर?
देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है ना, भीड़ इकट्ठा नहीं करती है जी। आपको पता होगा कि जब साहब इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, एक वोट एक नोट जी। अगर वो आप समय याद करिए तो उन्होंने एक और बात कही थी कि पैसा मुझे वही लोग देंगे जो लोग वोट देंगे। अगर आपको वोट नहीं देना है तो आप पैसा मत दीजिएगा। और जितना उनको वोट मिला उतना वोट मिला, पैसा मिला। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि बहुजन समाज पार्टी में वो लोग बिल्कुल नहीं आते हैं जी, जिनको बहुजन समाज पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब एक आदमी जो रोटी और अचार लेके आया है जी, वो कौन से जिले का कलेक्टर बनने के लिए आया था जी, वो कौन सा प्रमोशन लेने के लिए आया था जी। और आप क्या समझते हैं कि वो आदमी जो है उसको आप पैसा देके आप उसका वोट खरीद लोगे? जी, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुजन समाज पार्टी में जब आदमी अपने पैसे से आ रहा है, अपने काम को जो है दूसरे साइड में लगा के आ रहा है, तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देने वाला है जी। वो वोट देगा भी और वोट दिलाएगा भी जी। तो इसलिए जो है कि जो भीड़ बहुजन समाज पार्टी की उस दिन की मीटिंग में आई, वो मीटिंग केवल भीड़ नहीं है जी, वो एक समझ लीजिए वो एक संदेश है, एक लहर है जी, जो ये बता रही है कि अब बीजेपी की ज़्यादा देर तक सरकार रहने वाली नहीं है और बहुत जल्द ही चुनाव होने दीजिए, आपको जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है सत्ता से बाहर होती दिखेगी। 27 के अंदर क्या लगता है इस भीड़ का असर बीजेपी पे कितना पड़ रहा होगा और समाजवादियों पे कितना होगा और कांग्रेस पे कितना होगा इस भीड़ को देखते हुए, क्योंकि ये ऐतिहासिक भीड़ थी जो सुबह 9 बजे इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और रातों रात पब्लिक यहाँ से वहाँ पहुँच गई। तो इस भीड़ को देख के सबसे ज़्यादा दहशत में कौन सी पार्टी होगी? देखिए, ये मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है जी। ये भीड़ देख के जो है समाजवादी पार्टी सबसे पहले जो है परेशान हुई जी। और परेशान होने के बाद उसको किसी ने समझाया होगा, तो अब वो समाजवादी पार्टी कह रही कि बहन जी के खिलाफ कुछ मत बोलो। जी। तो जो समाजवादी पार्टी जो है बहुजन महापुरुषों को नहीं छोड़ती थी, उनका अपमान करती थी, आज वो बहन जी के सम्मान के प्रति इतना संवेदनशील कैसे हो गई? उस भीड़ का ही वो करामात है। जी। और कांग्रेस और बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी का तो उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है जी। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को भी पता है कि एक हमारे यहाँ जो हिंदी में बोलते हैं ना, दशा 10 दिन तक रहती है जी। आप झूठ मक्कारी करके जो है ज़्यादा देर तक किसी को आप गफलत में नहीं रख सकते। एक समय आएगा कि वो क्या ना समझ में आ जाता है। तो आप देखिए कि 10 साल हो गया है, तो अब जो है 10 साल होने वाला है जी। तो वो जो लंबी लंबी बातें करते हैं ना जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अब लोगों को समझ में आ गया है कि भाई वचनम किम दरिद्रताम, कि ये जो है कहने में दरिद्र नहीं है, ये सब झूठ बोलने में दरिद्र नहीं है जी। ये आप इनसे कुछ भी बुलवा लीजिए, करने में ये दरिद्र है जी। करने में क्या है, ये देखते हैं कि कौन इनके समाज से है, कौन इनके जाति का है जी। कौन इनसे संबंध रखता है जी। तो ये उन्हीं तक सीमित रहने वाले हैं जी। आज भी आप देख लीजिए, इनकी कोई एक पॉलिसी के बारे में पूछ लीजिए कि इन्होंने कोई एक नई पॉलिसी बनाई हो जी। जितनी भी पॉलिसी है बहन जी ने बनाई। जितना भी आप देखिए कि बहन जी ने गंगा एक्सप्रेसवे की कल्पना की थी जी। तो बीजेपी ने उस समय अड़ंगा डाला था, कांग्रेस उसके विरोध में थी, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे 5 साल के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने बनाया जी। फिर उसको आगे, उसी को आगे बढ़ाया जी। अखिलेश यादव की सरकार ने, फिर उसको आगे बढ़ाया योगी की सरकार ने। इनका अपना क्या है, इनका अपना क्या विजन है कि उत्तर प्रदेश में वो दिखता है? कोई विजन नहीं है। जो नीति है वो बहन जी के समय की है। हाँ, सरकार चली गई तो इनको मौका मिल गया उस नीति पे क्या है, फीता काटने का, तो इन्होंने फीता काटा है जी। इनका अपना कुछ भी योगदान नहीं है जो उत्तर प्रदेश के लोग उसको मान सके कि हाँ इन्होंने ये किया। बहन जी के समय में जितनी यूनिवर्सिटी खुली आज तक ये दोनों सरकारें मिल के न खोल सकें। जितने स्कूल डिग्री कॉलेज खुले ये आज तक ये लोग मिल के, ये लोग तो बंद करने वाले लोग हैं। आप देखिए 5,000 स्कूल भी बंद होने वाले हैं। हाँ, स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के उसमें है। जी।
तो इनका अपना क्या व्यू है? कुछ नहीं है। ये क्या है, लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे क्या है, उन्माद फैलाते हैं। जी, बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनी है और तमाम पार्टियां भी जीती हैं। ओवैसी की पार्टी भी खुद 5 सीट जीती है, लेकिन बसपा की 1 सीट जीती है। लेकिन वो ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है 7 से 8 बार उसकी रिकाउंटिंग हुई है। उसके बाद वो बसपा की ऐतिहासिक जीत पूरे देश प्रदेश के अंदर जो है बहुत फेमस होने लग रही है। तो क्या लगता है कि ये जो बिहार की 1 सीट जीती है बसपा ने, इसका असर क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनावों में पड़ेगा? क्योंकि लोग बड़े खुश हो रहे हैं चाहे वो 1 ही सीट हो, तो क्या 1 सीट क्या बदलाव ला पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट तो जीती है, लेकिन 8 सीट पे उसको हराया गया है। जी, आपने एक बात सबको पता है, आपने भी बोली जी, कि 7 से 8 बार रिकाउंटिंग हुई। जी, तो रिकाउंटिंग किस लिए हुई थी? हराने के लिए। हराने के लिए। हाँ। अगर पहले ही बार में बीएसपी का कैंडिडेट हार गया होता तो क्या रिकाउंटिंग होती? नहीं होती। वो बसपा का कैंडिडेट कैसे हराया जाए उसके लिए काउंटिंग पे काउंटिंग होती रही। आपको पता है कि जब लोगों को पता चला कि हमारे कैंडिडेट के बारे में ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो लोग फिर सड़कों पे आ गए जी, और हज़ारों लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। कुछ जो है वैसे भी अननोन के खिलाफ भी एफआईआर हुआ है। जी। तो जब प्रशासन को ये लग गया कि ये कोई डमी कैंडिडेट नहीं है, इसके पास बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज का समर्थन है, सलाब है पूरा, तो उसने मजबूरी में जो है वो सर्टिफिकेट दिया। बाकी जहां वो सक्सेस हो गए, वहां बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को कम से कम 8 सीटों पे हरा दिया गया। जी। तो बहुजन समाज पार्टी की ताकत, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, कितना असर दिखेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो आप सब लोग ये समझने लगे हैं कि ये समाजवादियों के चक्कर में आप पड़ेंगे तो फिर बीजेपी आएगी। जी, मुस्लिम भी समझ रहे हैं इस बात को। भाई, मुस्लिम समाज की बात मैं बता रहा हूँ ना। जी, 2007 में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों ने मिलकर सरकार बना ली थी, तो क्या लग रहा है सतीश चंद्र मिश्रा का भी कुछ असर रहेगा इसके अंदर? दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समाज जो है वह तीनों आएंगे इस बार 2027 में? देखिए, एक बात है कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार होती है, कोई भी जाति ऐसा नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं देखना चाहती जी, क्योंकि सबने सारी सरकारों को देख लिया है। किसी भी जाति के व्यक्ति से अगर आप पूछ लीजिए कि भाई आपको सरकार किसकी चाहिए, तो वो आपको बिना कुछ सोचे बता देगा कि हमें बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार चाहिए। हमने वैसी सरकार नहीं देखी। क्या था ऐसी इस सरकार के अंदर, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, पहली बात तो क्या है कि गरीब आदमी जो है ना, शासन प्रशासन से बहुत परेशान रहता है। तो 2007 से 12 की सरकार जो रही, वो शासन प्रशासन को गरीबों के उद्धार के लिए लगाया गया जी, कि भाई उनका काम है कि जो नीतियां हैं वो गरीबों तक पहुंचाना, जो शोषण है उस शोषण से गरीबों को बचाना। जी। तो हर एक गरीब शोषण मुक्त रहा, और जो ज़रूरत रही, चाहे ज़मीन की ज़रूरत है तो उस सरकार ने ज़मीन दी, मकान की ज़रूरत थी उस सरकार ने मकान दी, रिजर्वेशन की ज़रूरत थी रिजर्वेशन दी, छात्रों को स्कॉलरशिप की ज़रूरत थी स्कॉलरशिप दी, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत थी मेडिकल कॉलेज बनाया। देश में परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए जो जिसको कहते हैं ना रोड इकोनॉमी की क्या है, ब्लड सेल्स होती हैं जी। तो आपने देखा है कि शायद उत्तर प्रदेश ही वो पहला राज्य है पूरे देश का जहाँ पे पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे के रूप में बना। जी। अदरवाइज कोई हाईवे तक तो लोगों की सोच थी, एक्सप्रेसवे की सोच जो है इस देश में पहली बार किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो वो बहन कुमारी मायावती जी का। दूसरी बात, फाइटर प्लेन भी उतर सकता था उस पे। दूसरी बात आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, और लोगों ने भी बहन जी के बाद वो नकल किया, उन्होंने भी एक्सप्रेसवे बनवाए, लेकिन आज भी जो एक्सप्रेसवे बहन जी ने बनवाया है वो वैसे ही है। बाकी लोगों का बाद में बनवाया हुआ उस पर रोज जो है रिपेयर हो गया, रिपेयरिंग का काम चल रहा है जी। और जब गाड़ी वाले जाते हैं तो उनको पहले से ही अलर्ट होना पड़ता है, भाई उधर आगे रास्ता एक्सप्रेसवे समझ के मत जाना नहीं तो दुर्घटना हो सकती है जी। तो यही क्या है कि लोगों ने शासन प्रशासन में पारदर्शिता देखा है जी। शासन प्रशासन का जो है जनता के लाइफ में क्या योगदान हो सकता है वो देखा है जी। लोगों को भागीदारी मिली है, शांति व्यवस्था बहाल रही है, आर्थिक रूप से लोगों ने उन्नत किया है।
तो वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं। जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि बहन जी के शासनकाल के अंदर जो है लोगों को चिकित्सा बहुत अच्छी मिली थी, हॉस्पिटल मिले थे, डिग्री कॉलेज बनने मिले थे, बहुत अच्छे स्कूल मिले थे, आवास विकास योजना मिली थी। जिस तरीके का बीजेपी नारा देती है जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन बसपा ने करके दिखा दिया था और बहुत सारे जिले बनाए थे, लाखों करोड़ों नौकरी देने का काम किया था। लेकिन क्या कारण है उन लोगों ने भी बहन जी को वोट नहीं डाला? नहीं तो बहन जी फिर दोबारा सत्ता में होती। क्या कहेंगे सर? बहुजन समाज पार्टी जो है ना, इस देश में केवल राजनीति, उसके लिए राजनीतिक सत्ता महत्वाकांक्षा से महत्वाकांक्षा नहीं है जी। उसका जो लक्ष्य है ना, उसमें राजनीति एक पड़ाव है जी। आपने देखा, हमने बताया ना कि सारी पार्टियां आपको घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र लेके आती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का आज तक आपने घोषणा पत्र नहीं पढ़ा होगा जी। और अगर आप बहुजन समाज पार्टी के लोगों से पूछिए कि घोषणा पत्र क्या है, तो वो आपको झट से बता देंगे कि संविधान है। संविधान है। और जो काम किया बहुजन समाज पार्टी ने, वो संविधान के तहत किया जी। संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया। और वो उसको, संविधान का लक्ष्य है कि जो राज्य हो वो वेलफेयर स्टेट हो जी। तो जितनी भी योजनाएं चली उसमें लोगों को उनका वेलफेयर उनको नज़र आया, उनको मिला, उसको महसूस किया लोगों ने जी। लेकिन जो विरोधी पार्टियां थीं उन्होंने देख लिया कि अगर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर निकल गई या दोबारा आ गई तो हमारी राजनीति क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, शून्य हो जाएगी जी। इसलिए उन्होंने अपने मतभेद भुला के बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ क्या किए, प्रोपेगेंडा चलाने शुरू कर दिया जी। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो ब्राह्मणवादी मीडिया का है। हालांकि इस देश में ब्राह्मणवादी मीडिया, आप जानते हैं, एक ही जाति के लोग इस समय मीडिया, ठीक है, और एक ही जाति के लोग बैठ के जो है चर्चा करते हैं जी। और वो ऐसे नहीं कि वो देश के मुद्दे समझ सकें, उनसे राजनीति की बात पूछी जाती है तो वो धर्म की बात करने लगते हैं, उनके से धर्म की बातें पूछी जाती है तो वो आर्थिक बात करने लगते हैं। तो इतने हेडलेस लोगों को जो है ब्राह्मणवादी मीडिया क्या करती है, बिठा के इस देश के लोगों को केवल कंफ्यूज करती है। और चूँकि जब आदमी काम करता है, ईमानदार आदमी ने हमेशा जो है आप देखेंगे तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहता है, वो कभी किसी के साथ इधर उधर नहीं करता है। वो जैसे वो बोलते हैं ना कि राजनीति में जो लोगों को भ्रमित करने वाला काम है वो नहीं करता है। बहन जी ने काम किया था और उनको भरोसा था कि भाई लोग हमारा साथ देंगे, लेकिन ये जितने भी विरोधी थे वो अंदर खाने मिल गए कि भाई अगर दोबारा आ गई तो हमारी राजनीति क्या है, खत्म हो जाएगी जी। इसलिए उन्होंने क्या है, जनता के बीच में बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के खिलाफ जो है दुष्प्रचार किया और उस दुष्प्रचार का नतीजा था कि बहुत सारे लोग उस दुष्प्रचार के उसमें आए और उन्होंने अपने वोट का गलत इस्तेमाल किया, जिसके कारण आज बहुजन समाज पार्टी की लोग कमी महसूस कर रहे हैं जी। क्या लगता है कि बहन जी जो है पहले इतनी एक्टिव मोड में नज़र नहीं आती थी और 9 तारीख को एक सबसे बड़ा बहन जी ने स्टेटमेंट लोगों से ले लिया, एक वादा लोगों से ले लिया। उन्होंने 2 बातें मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बोली, जिसमें से एक बात पे उन्होंने बोला था, क्या तुम अपनी बहन को 5वीं बार सत्ता में लाओगे? तो तमाम लोगों ने बहन जी को सहयोग और आशीर्वाद और प्यार देने की बात करी, यानी कि वो सहमति जताई। दूसरी बात बहन जी ने कही कि 2027 का चुनाव मैं बहुत ताकत से लड़ने वाली हूं। तो क्या लगता है कि एक बड़े युद्ध की आगाज़ कर दिया है बहन जी ने, और बहन जी 1 महीने के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 मीटिंग्स ले रही हैं जो वो बहुत बड़ी हैं, मतलब कि मुस्लिम समाज की ले रही हैं, दलित समाज की ले रही हैं, ओबीसी समाज की ले रही हैं, भाईचारा कमेटी बनाने पे काम करना शुरू कर दिया है। तो एक बड़ा बदलाव देखने में नज़र आ रहा है। बहन जी इतनी मीटिंग, इतना जो कभी फ्रंट पर आके इतना परफेक्टली तरीके से नहीं खेलती हैं, लेकिन इस वक्त बहन जी खुल के खेलती हुई नज़र आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए बहन जी, ऐसा तो है नहीं कि एक बात है ना कि आपने भी वो कोटेशन सुनी होगी, आपके दर्शक भी सुने होंगे, ये सपना वो नहीं है जो आदमी बिस्तर में बंद आंखों से देखे, सपना वो है जो सोने नहीं देता है जी। तो ये जिसको इस मिशन मूवमेंट की जानकारी हो गई ना, आप देख लीजिए वो लोग कैसे लोग रहे जी। तो जो लोग ये बात करते हैं ना कि बहन जी निष्क्रिय हो गई थी, उनसे मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या आपको मिशन मूवमेंट पता चलने के बाद आप निष्क्रिय अपने आप को महसूस करते हो? और जिसने इस समाज को, इस देश में लोगों को जीना सिखाया, स्वाभिमान सिखाया, सम्मान से परिचय होना सिखाया, विचारधारा दी, वो क्या निष्क्रिय होकर वो घर में बैठ जाएगी? जी। तो ये हमारे दिमाग की क्या है, एक गलत फहमी है। कभी कभी दिमाग में क्या हो जाता है
इल्यूजन पैदा हो जाता है, गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो ये हमारी गलतफहमी है। आप अगर हमेशा देखें तो जितने भी एंटी नेशनल मुद्दे थे या एंटी बहुजन मुद्दे थे, हमेशा बहन जी ने उस पर एक अलग ही अपना डिसीजन लिया है और सरकार को हमेशा इस बात के लिए क्या है चेताती रही हैं जी। लेकिन क्या है कि हमारे पास जो सूचना समझती है, हमारा जो अपना कमिटमेंट है, वो हम बहन जी को क्या है तीसरे सोर्सों से जानने की कोशिश करते हैं। हम बहन जी को हम कहाँ से समझते हैं कि बहन जी के बारे में पता चले? वो मनुवादी मीडिया में जो चर्चा कर रहे होते हैं, और वो तो पहले से ही विरोधी लोग बैठा रखे हैं। आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये बहन जी के बारे में सूचना देंगे, और वो सूचना क्या देते हैं कि बहन जी तो घर में बंद है। तो बहन जी क्या सड़क पे निकल के घूमेंगी? बहन जी को, चलो मैं मान लिया कि बहन जी घर में बंद है, आपने कभी बहन जी को कहीं किसी विदेशी टूरिस्ट प्लेस पे देखा है? नहीं देखा। कभी किसी होटल में जाते हुए देखा है? कहीं ऐसी जगह बहन जी को देखा है कि जो आप कह सके कि बहन जी तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हैं? अगर आदमी अपने घर में बैठा है तो किस लिए बैठता है? वो इसलिए बैठता है कि उसको कुछ समय मिले, कुछ सोचे, कुछ समझे। उन्होंने, अब बहन जी कोई घर चला तो नहीं रही हैं, वो देश चला रही हैं। तो उनके पास एक आदमी मिलने के लिए नहीं है, उनके पास लोगों की लाइन लगी है कि भाई बहन जी से मुलाकात हो जाए। उनके पास देश की जिम्मेदारी, और कैसी जिम्मेदारी है? उनको इस देश के मनी, मीडिया, माफिया, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, सबसे मुकाबला करना है अकेले जी। यहाँ तो अपना हक लोग नहीं मांगते, एक FIR नहीं लिखवा सकते जी, पुलिस में अपनी बात नहीं कह सकते, और बहन जी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो बहन जी को आपने कभी घर से बाहर देखा? अगर वो घर में है तो समाज के किसी काम से ही तो हैं। बिल्कुल। और जब कभी भी समाज के ऊपर कोई सलाह की बात आई, समाज के खिलाफ कोई बात आई, तो उन्होंने झट से निकल के ये बात सबसे पहले बोली। आप देखिए कि जब फार्म बिल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, और जब किसान उस फार्म बिल के विरोध में थे, तो सबसे पहले जो है उस फार्म बिल के विरोध में जो किसानों का समर्थन किसने किया? बहन जी ने किया। जी। राकेश टिकैत वगैरह जो हैं तमाम जो इस वक्त अपनी अपने पार्टी संगठन चला रहे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, वो भी कहते हैं कि बहन जी जैसा नेतृत्व कोई नहीं कर सकता और बहन जी ही इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो क्या लगता है, देश की मजबूरी है और या मायावती ज़रूरी हैं? क्या लगता है ऐसा? देखिए, अगर आप देशभक्त हैं तो आपको बहन जी जैसे नेतृत्व में जो है इकट्ठा होना पड़ेगा जी। अगर आपके अंदर जो है आप स्वयंवादी हैं जी, आपको ये लगता है कि आपके पास अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, अच्छा गाड़ी, ये सब हो जाए, तो आप सारी पार्टियों के क्या है कार्यकर्ता बन सकते हैं। आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी में अगर आप देखना चाहते हैं कि देश मजबूत हो, समाज मजबूत हो, इस देश में सुख शांति हो, आर्थिक समृद्धि हो, तो आपको बहुजन समाज पार्टी के अलावा ये मौका कहीं और आपको नहीं मिलेगा जी। तो इसलिए बहन जी आपके व्यक्तिगत हितों के हो सकता है न पूरा करती हूँ, लेकिन राष्ट्र के हितों को, समाज के हितों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ही पूरा किया जा सकता है। और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर आप कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करना चाहते हैं, आपको इस देश से कोई मतलब नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से बार बार आपको ये समझाया जा रहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीब को 5 किलो राशन पे महीना काटना पड़ रहा है, और जो उनके दोस्त लोग हैं अडानी अंबानी, उनके ऊपर अमेरिका जांच बिठा रहा है जी। उनके ऊपर जांच होने की जो है धमकी के कारण जो है सिंदूर जैसा ऑपरेशन रोकना पड़ जा रहा है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी जी कि जब से ये आपको मजबूत करने वाले सत्ता में जो लोग आपको जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो घोषणा पत्र दिखा के आपको सत्ता में महान बनाने के लिए आते थे जी, तो उन्होंने आपको 5 किलो राशन पे पहुंचा दिया है जी। और उनके दोस्त लोग जो है दुनिया में प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जी। हजारों करोड़ का आपका पैसा उनको जो है जी आसानी से मिल रहा है जी। और आप जो है दिन पे दिन शिकायत कर रहे हैं कि शिक्षा महंगी हो गई, हम अपने लड़की की फीस नहीं भर पा रहे हैं,
हम अपने लड़की की शादी करने के लिए जो है हमें आर्थिक सहायता चाहिए। तो ये बहन जी की सरकार में तो नहीं था, ये उन्हीं लोगों की सरकार में हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये व्यक्तिगत हितों को साधने वाली सरकार है। जी, तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो या सिद्धू ओवैसी हो, जितने भी छोटे दल हैं या जितनी भी पार्टियां हैं, वो एक बात बोलती हैं कि अगर कोई सत्ता से बाहर बीजेपी को कर सकता है, एनडीए को कर सकता है, तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं। ऐसा कौन सा फार्मूला है बीएसपी के पास जो सिर्फ बीएसपी ही एनडीए को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम कर सकती है? क्या कहना चाहेंगे, ऐसा कौन सा फार्मूला है? फार्मूला नहीं, इसको फार्मूला कहना तो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होगा जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये देश जो है ना जाति प्रधान देश है जी, और इस देश पे जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनका कब्जा है जी, जो जातीय रूप से जो है माइनॉरिटी में जी, उनका सारे संस्थानों पे कब्जा है जी, और उसके खिलाफ कोई सशक्त रिवोल्ट कर रहा है जी, तो अम्बेडकरवादी लोग कर रहे हैं। और बहन जी उस अम्बेडकरवादी विचारधारा के क्या हैं, सबसे बड़ी लीडर है जी। और इस देश में कोई ऐसा अम्बेडकरवादी नहीं है, फर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, अम्बेडकरवादी की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा अम्बेडकरवादी नहीं है पूरे देश में जो बहन जी को अपना लीडर न मानता हो। यानी कि आज अगर इस देश में 15% दलित हैं, 7.5% ओबीसी माइनॉरिटी के आदिवासी समाज के लोग हैं और इस देश में करीब 60% के लोग ओबीसी के लोग हैं, तो उसमें जितने लोग भी अम्बेडकरवादी हैं सब लोग बहन जी को अपना लीडर मानते हैं अनकंडीशनली जी, उसमें कोई भेदभाव रोक टोक नहीं है जी। तो इसलिए लोगों को पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो वो केवल आर्थिक रूप से आपको मजबूत नहीं करेगी, बल्कि इस देश का जो वास्तविक गौरव है, जिस गौरव के आधार पे ही इस देश को क्या है पूरी दुनिया में ख्याति मिली, वो गौरव भी बहन जी की सरकार या बीएसपी की सरकार आपको वापस लौटाएगी जी। तो इसलिए लोगों को ये विश्वास है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस देश का चुनाव लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को हम क्या कर सकते हैं, सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। ये बात कोई भी जो राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ रखता है उसको ये बात एहसास है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे तमाम एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं सर इस वक्त चैनल पे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये जरा सी भी समझ, थोड़ी सी भी समझ अगर आपको है इस देश के राजनीतिक की हवा की, तो आपको ये बात कहने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा जी। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे जरूर रखना चाहूँगा कि इस देश के अंदर बहुत सारे अम्बेडकरवादी हैं और बहुत सारे अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, लेकिन कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको लोगों को सपोर्ट करना चाहिए? जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी स्पीच नंबर 113 में भी कहा था, 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे। तो क्या लगता है, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी है या बीएसपी, ऐसी कौन सी पार्टी है ताकि इस तमाम देश के अम्बेडकरवादी लोग एकजुट हो जाएं और अपनी सरकार बना लें? कौन सी ऐसी पार्टी लगती है जो दलितों का, बहुजनों का उद्धार कर सकती है? देखिए, इसको आप अगर समझना चाहते हैं तो जो है महात्मा फुले साहब से आप समझ सकते हैं जी। महात्मा फुले साहब ने जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया जी, तो क्या उन्होंने कभी किसी ब्राह्मणवादी के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया जी? क्या महात्मा फुले का कोई भी जो आइडियल है, कोई उनका लीडर है, क्या उन्होंने कभी किसी ब्राह्मणवादी को माना जी? नहीं माना। क्या साहू जी ने कभी किसी को माना? नहीं माना। क्या बाबा साहब अम्बेडकर के समय में, आपको पता है कांग्रेस जैसी पार्टी थी, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, गांधी जैसा लीडर था, लेकिन क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी गांधी को लीडर माना? क्या कभी इतना आंदोलन महात्मा गांधी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया? क्या कभी किसी आंदोलन में कांग्रेस के या गांधी के बाबा साहब अम्बेडकर शरीक हुए, पार्टिसिपेट किए? नहीं किए। कम्युनिस्ट उनके समय थे, क्या कम्युनिस्टों के किसी जलसे में गए? क्या कभी कम्युनिस्टों के किसी बात को समर्थन किया? नहीं किया जी। बाबा साहब का कहना है कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन है वो आपको अपने ही बीच से लीडर पैदा करना पड़ेगा जी। और आपके जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उन्होंने कभी भी किसी भी ब्राह्मणवादी को अपना लीडर नहीं माना।
न ही कभी उन्होंने ऐसी पार्टी को चुना जो ब्राह्मणवादियों के नेतृत्व में चलती हो जी। चाहे वो महात्मा फुले हों, चाहे साहूजी महाराज हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों। इस कमी को दूर करने के लिए ही मान्यवर साहब कांसीराम ने अपना पूरा जीवन लगाया और उन्होंने ऐसी पार्टी खड़ी की जो ब्राह्मणवादी नेतृत्व के मतलब जिसमें ब्राह्मणवादी नेतृत्व नहीं है, जिसमें बहुजनों का नेतृत्व, बहुजनों में उनका नेतृत्व है जो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को क्या है इस देश में घूम घूम कर गली गली कुचे कुचे में पहुँचाएं। तो पहली बात तो यह है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है, तो एक संदेश तो उनका ये भी है कि हमें अपने ही बलबूते अपना उद्धार करना है। हम ब्राह्मणवादियों को लीडर मान के कभी भी हम इस देश का उद्धार नहीं कर सकते, हम अपने समाज का उद्धार नहीं कर सकते। यानी कि हमारा लीडर कभी भी जातिवादी हिंदू नहीं हो सकता है। न बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी लाइफ में किसी को माना, न उनके चाहने वालों ने, न उनको मानने वाले ने कभी माना। तो अगर आप किसी भी ब्राह्मणवादी या जातिवादी या हिंदुत्ववादी को अपना लीडर मानते हैं जी, तो इसका मतलब है कि आप बायोलॉजिकल हैं, आप आइडियोलॉजिकल नहीं हैं। आप शरीर के रूप में आप बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, आपका चरित्र विभीषण वाला है, आप बहुजन समाज के हितों के क्या है खिलाफ हैं। और दूसरा क्या है कि जो संगठन आप ज्वाइन करें उस संगठन में ध्यान रखें, जैसे बाबा साहब ने कभी ऐसा कोई संगठन ज्वाइन नहीं किया जिसका नेतृत्व जातिवादी हिंदुओं के हाथ में हो, जिसका कंट्रोल जातिवादी हिंदुओं के हाथ में हो। यानी कि ऐसा संगठन जिसका नेतृत्व और जिसका कंट्रोल वो बहुजन समाज के पास हो, बहुजन समाज के पास ही नहीं हो, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा के लोगों के पास हो। क्योंकि बहुजन समाज में बायोलॉजिकल लोग भी हैं, बायोलॉजिकल लोग अपने हितों को पूरा करने के लिए उन्होंने भी पार्टी बनाई है। आप केवल बायोलॉजिकल, जैसे अखिलेश यादव इज ए बायोलॉजिकल बहुजन। जो आदमी बाबा साहब को नहीं जानता, जो आदमी बाबा साहब की मुखालफत करता है, आप उसको बहुजन समझेंगे तो उसमें अखिलेश यादव की दिक्कत नहीं है, उसमें आपकी दिक्कत है कि आप गलत रास्ते पे ही जा रहे हैं। तो इसलिए आपको बायोलॉजिकल बहुजन से भी बचने की ज़रूरत है और आपको बाबा साहब के ये सिद्धांतों का भी पालन करने की ज़रूरत है कि अगर हमें राष्ट्रीय स्तर पे अपनी समस्याओं को दूर करना है तो हमें राष्ट्रीय स्तर का एक लीडर चाहिए जो हमारे समाज का हो। कौन सी पार्टी, कौन सा संगठन, कौन सा लीडर? जो वन पार्टी वन लीडर की बात किए हैं तो हम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि बहुजन समाज के पास अगर आज कोई राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय संगठन है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और अगर कोई लीडर है तो उसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं। भाई हम तो इलेक्शन कमीशन है, मतलब इलेक्शन कमीशन ने भी सारों इशारों में ये बता दिया कि अगर कोई बहुजन समाज की पार्टी है तो वो सिर्फ ये है जी। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को आप पालन करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन वो बात किसकी कर, उनके लीडर कौन है? आप किसी को भी परखना चाहते हो कि ये बायोलॉजिकल है या आइडियोलॉजिकल है, ये बायोलॉजिकल बहुजन है या आइडियोलॉजिकल बहुजन है, आप उससे एक सिंपल सवाल पूछिए कि हु इज योर नेशनल लीडर जी। उसी से केवल एक सवाल से पता चल जाएगा कि ये आइडियोलॉजिकल है या बायोलॉजिकल है जी। अब जैसे किसी ने बोल दिया कि उसके जो है नरेंद्र मोदी उसके राष्ट्रीय नेता हैं या राहुल गांधी हैं, तो आप समझ जाएंगे जी। अगर राहुल गांधी को किसी मुद्दे पे फैसला करना हो तो वो बाबा साहब की नीतियों के अनुसार करेंगे या गांधी की नीतियों के अनुसार करेंगे? बिल्कुल। उनके लिए बाबा साहब आइडियल हैं या महात्मा गांधी आइडियल है जी। अगर नरेंद्र मोदी के किसी बात का फैसला करना होगा, किसी मुद्दे पे फैसला करना होगा, तो वो गुरु गोलवलकर के नीतियों का अनुसरण करेंगे या बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों का अनुसरण करेंगे? तो ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर आपने एक सवाल कर दिया आपको पता चल जाएगा। जैसे चावल बनाते हैं, एक चावल निकाल के लोग बता देते हैं कि चावल कितना किस स्टेज में, तो वैसे ही किसी भी व्यक्ति को अगर पता करना है कि ये सही में ये अम्बेडकरवादी है कि नहीं है, सही में इसको अम्बेडकरवाद की समझ है कि नहीं है, तो उसे केवल एक सवाल पूछिए कि आपका लीडर कौन है। वो उतने में ही आपको पता चल जाएगा कि ये आइडियोलॉजिकल आदमी है या बायोलॉजिकल आदमी है। जी बिल्कुल। तो इसलिए जो बाबा साहब ने कहा है
कि हमको एक पार्टी एक नेता के बैनर तले इकट्ठा होना हो। वो नेता कौन होगा? जो बहुजन समाज का होगा, जिसको बहुजन समाज के महापुरुषों के विचार पता होंगे। दूसरा, जो किसी भी तरह से जातिवादी हिंदुओं के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता होगा, जिसका संगठन किसी भी तरह से जातिवादी हिंदुओं के इशारे पे नहीं चलता होगा। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग संगठन बना लेते हैं जी, जिनको घर चलाने की जो है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, वो संगठन चलाते हैं। तो वो संगठन चलाने वाला कौन लोग? उस संगठन को संसाधन मुहैया कराने वाले कौन लोग हैं? वो जातिवादी हिंदू लोग हैं। अगर मैं जातिवादी हिंदुओं से पैसा लूँगा तो जातिवादी हिंदू जैसे कहेगा वैसे मुझे चलना होगा। इसका आप सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं। कभी दलित पैंथर का आंदोलन चला था, तो दलित पैंथर नाम का संगठन महाराष्ट्र से था जी। वो संगठन क्यों लुप्त हो गया? जबकि वो तो दिखता था बड़ा एग्रेसिव संगठन है, वो लुप्त क्यों हो गया? क्योंकि उस संगठन के सामने जो लोग रखे गए थे वो दलित थे, लेकिन उसको सहारा देने वाले जो है वो कांग्रेसी लोग थे। उसको संसाधन मुहैया कराने वाले कांग्रेसी लोग थे। तो उनका जब तक हित रहा तब तक उन्होंने संसाधन मुहैया कराया। वो संगठन दिखता था बड़ा एग्रेसिव है। और जब कांग्रेस का हित खत्म हो गया तो उसने संसाधन मुहैया कराना बंद कर दिया और वो संगठन जो है आपको विलुप्त हो गया। इस तरीके के बहुत सारे संगठन खुल गए, तो क्या लग रहा है कि वो भी विलुप्त हो सकते हैं? तो इसलिए आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे आपने केवल एक बात देखी कि बहुजन समाज पार्टी को इस देश का कोई धन्ना सेठ नहीं देता है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही तो अनिल अंबानी को जो प्लाट दिए गए थे वो सब कैंसिल हो गए, जो समाजवादी पार्टी ने दिए थे। समाजवादी पार्टी अगर किसी पूंजीपति को उत्तर प्रदेश में ज़मीन देती है तो उसके बदले क्या लेगी? उससे पैसा लेगी, चुनावी चंदा लेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी न किसी धन्ना सेठ से पैसा लेती है, न उसको कोई फेवर देती है। इसलिए जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो वो धड़ल्ले से 5 साल के अंदर मकान बना के गरीबों को देती है, ज़मीन पे कब्जा देती है, गरीबों की बात सुनी जाती है। तो इसलिए जो लोग भी इस कन्फ्यूजन में हैं कि कौन सा हम किस दल को वोट दें, सारे दल तो वोट लेके ऐसे करते हैं, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जो बाबा साहब ने कहा है कि आपको कभी भी जातिवादी हिंदुओं के नेतृत्व में इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिस्ट का नेतृत्व किसके हाथ में है? कम्युनिस्ट जातिवादी हिंदू वो भी हैं। समाजवादी लोग का नेतृत्व, समाजवादी जो विचारधारा उसका नेतृत्व कौन लोग? वो भी जातिवादी हिंदू लोग हैं। भाई मैं नहीं कहूँ, वो खुद अपने आप को कहते हैं जी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में किसका नेतृत्व है? क्या बहन जी ने कभी अपने आप को जातिवादी हिंदू के रूप में बताया? नहीं बताया। और बहन जी अपने आप को जब भी बताई तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातों से अपनी बात को शुरू करती हैं और उनका अंतिम सांस उन्होंने जो घोषित किया है कि मेरी अंतिम सांस इस बाबा साहब के मिशन को समर्पित रहेगी जी। और उन्होंने केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है जी। तो कोई भी बहुजन समाज का आदमी, कोई भी मानवता में विश्वास करने वाला आदमी, कोई भी सर्व समाज का आदमी जो चाहता है कि समाज आगे बढ़े, लोग आगे बढ़ें, तो उसको जो है आँख मूंद के बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लीडर और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान पे जो है अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो समझ लीजिए वो इस समाज के साथ ही नहीं देश के साथ भी गद्दारी कर रहा है जी। आप थे हमारे साथ अभिषेक कुमार जी, जिन्होंने बड़े सरल शब्दों में, सदे हुए शब्दों में ये बताया है कि आखिरकार बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व कौन कर सकता है, कौन उनको ताकत दे सकता है, कौन उनके आने वाली भव्य पीढ़ी को एक सही दिशा दशा दे सकता है। यानी कि उनके घरों का, उनके रोज़गार का, उनकी शिक्षा का, उनका चिकित्सा का, सबका उद्धार और उत्थान कर सकता है तो बीएसपी है। बहुत ही सुंदर तरीके से अभिषेक जी ने बताया और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस बात को समझ गए होंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ये आपका व्यक्तिगत मौलिक अधिकार है, लेकिन आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम 10 ग्रुपों में अवश्य शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आपने इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करी और आप हमारे स्टूडियो में आए।
नमस्कार, जय भीम। जय भीम साथियों, मेरा नाम है माही, जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2026 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक कराएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।